तो उन्होंने नोटिस किया कि लोगों के तो सांस ही चढ़ जाती है। तो उसमें उन्होंने सोचा कि थोड़ा चलाते हैं और थोड़ा भगाते हैं। तो वो और वैसे भी स्टार्टिंग में जो है हमें वॉक करना चाहिए कि उससे बॉडी अपने आप ही वार्म अप हो जाती है। कि वह स्टार्टिंग में बंदा जब रनिंग स्टार्ट करता है उसे पता ही नहीं होता कि वार्म अप एक्सरसाइज क्या है। तो बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि जो भी मसल्स आप आने वाले टाइम में यूज़ करने वाले हैं उन्हीं को आप यूज़ कीजिए, बट धीरे धीरे यूज़ कीजिए ताकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, जॉइंट्स मूवमेंट थोड़ी मोबिलाइज हो जाए। तो आपको इंजरी या चोट लगने के चांसेस भी हैं जो वो काफ़ी कम हो जाते हैं। आप 1 किलोमीटर भाग रहे हैं और उसके बाद 500 मीटर के बाद आपने 100 मीटर चलना है, तो आपको लगता है यार 500 मीटर भाग के ना 100 मीटर तो चलेंगे आराम से। नहीं तो आपको क्या लगता है कुत्तों की तरह 10 किलोमीटर भागना है, जैसे आपके पीछे कुत्ता भागा हुआ है या आप ही कुत्ते बन गए हैं, तो उसमें ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। सांड आपके पीछे पड़ गया है, उसमें क्या है थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है और कई बार ऐसी मसल्स भी यूज़ होने लग जाती हैं जो नहीं यूज़ होनी चाहिए। हाफ मैराथन या फुल मैराथन 17 किलोमीटर के बाद या 35 किलोमीटर के बाद लोगों के कुत्ते फेल हो जाते हैं, वो पीठ में ऐसे हाथ रख के। तो 4 to 5 किलोमीटर सुनते ही उसने एकदम से ओ माय गॉड 4 to 5 और वो धड़ाम से वहां पर गिर पड़ी। 5 किलोमीटर पे भी धड़ाम बंदा गिरा था। 5 किलोमीटर पे गिरने वाले वो लोग होते हैं जो कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जिनकी ईगो बहुत ज्यादा होती है। उनको लगता है हम 21 तो यूं ही निपटा देंगे, और शुरू में सब लोग तेज भाग रहे होते हैं तो उनको भी तेज भागना होता है, तो वो 5-7 किलोमीटर में गिर जाते हैं ऐसे ऐसे हाथ करके कि आपकी हम नॉर्मली जब हम गिरते हैं, अब थोड़े दिन पहले मैं इस पार्क में गिरा था तो मेरा यहाँ से हाथ छील गया था, यहाँ से हाथ छील गया था, बट मेरी गर्दन या मेरे चेहरे पे कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा भाग जाते हैं तो ये मसल्स हमारी थक चुकी होती हैं। इनकी थकने की वजह से क्या होता है आप मुंह के बल गिरते हैं और आपकी ये वाली हड्डी जो है थोड़ी जो है जमीन पर लिखती है और ये वाले दोनों टूट जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक इंजरी होती है जिसके बाद आप हो सकता है कई महीने तक ना भागें। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को बताएं या ना बताएं, आपकी हमें हिम्मत ही टूट जाती है कि मुझे ऐसा दोबारा कुछ करना भी है। तो वो जो फीलिंग माचो वाली फीलिंग आती है वो भी बड़ी मजेदार होती है, वो आपको वॉक एंड रन स्ट्रेटेजी से आ सकती है। अगर आप वॉक एंड रन करते हैं तो आपको लगभग 7 मिनट का फायदा होता है। मतलब कमाल की बात देखिए कि आपको 7 मिनट कम समय में आप अपनी हाफ मैराथन को पूरा कर पाएंगे। आम इंसान होता है ना वो ब्रूट फोर्स के साथ जाता है, जो यंगस्टर होता है ब्रूट फोर्स मतलब वो सांड की ताकत के साथ जाता है कि बस तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा सब कुछ कर दूंगा। लेकिन जो प्रोफेशनल होगा ना वो स्ट्रेटेजी के साथ जाएगा। फुल मैराथन में 3 डिग्री तक बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है जो कि बहुत ज्यादा है, और कई बार तो लोग मर भी जाते हैं। बंदा आप लोगों से पहले ही आ गया और उसके बाद वो धड़ाम गिर गया नीचे, मतलब उसने अपनी पूरी जान लगा दी कि टाइमिंग खराब नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए। और धड़ाम गिरने का मतलब है कि उसने जौ तोड़वा लिया हो अपना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर किसी ने अपना जौ तोड़वा लिया तो मतलब 2-3 महीने का उसने अच्छा कार्यक्रम कर लिया है और वो उससे पिएगा पाइप से पानी और खाना काफी टाइम तक। मतलब आपकी लाइफ का प्रिंसिपल ही ये बन जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी ही ये बन जाएगी। तो आपको आखिरी दिन कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी पीठ पे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सांड की ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जान नहीं देनी है, हमें जिंदगी भर भागना है। और हमारे ग्रुप का तो मोटो है जब तक हम जिंदा रहते हैं 90-100 साल तक, तब तक हम रनिंग करें, ना कि एक ही दिन रनिंग करें। उसके लिए वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल अरोड़ा और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव। हमारे रन फॉर फन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करना चाहते हैं जो हमारे ग्रुप के प्रिंसिपल्स हैं, और उसमें सबसे बहुत बड़ा प्रिंसिपल जो है जिसके ऊपर हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स फॉलो करते हैं और लोग करना चाहते हैं वो है वॉक एंड रन स्ट्रेटजी। तो मैं आज डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि वॉक एंड रन स्ट्रेटजी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और उससे एक रनर को अपनी रनिंग जर्नी में क्या क्या आगे जाकर फ़ायदे हो सकते हैं। सर दोस्तों, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि मैंने 7 साल पहले जब रन करना शुरू किया, बीइंग डॉक्टर वैसे मेरी थोड़ी रिसर्च करने की आदत है, तो आई केम अक्रॉस ए वीडियो ऑफ जेफ गैलोवे। और जेफ गैलोवे जो है वो ओलंपियन रहे हैं और उन्होंने बाय चॉइस या पैशन उन्होंने एक शॉप खोली थी जहाँ पे रनिंग के इक्विपमेंट्स मिलते थे, और रनिंग इतनी ज़्यादा हैपनिंग नहीं थी, तो उन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए जो है लोगों को रनिंग करना सिखाना शुरू किया। और उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे रनर्स तो उसमें से थे जो ज़िंदगी में कभी भागे ही नहीं, 1/3 रनर्स तो ऐसे थे जो कभी भागे ही नहीं, और जो बाकी रनर्स थे वो भी काउच पोटैटोज ही थे। काउच पोटैटो मतलब जो सोफे पे बैठ के नेटफ्लिक्स के मज़े लेते हैं आजकल के ज़माने के हिसाब से। तो उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि वो 10 हफ्ते के अंदर उनको 5 से 10 किलोमीटर भगाएंगे। तो जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उन्होंने नोटिस किया कि लोगों के तो सांस ही चढ़ जाती है। तो उसमें उन्होंने सोचा कि थोड़ा चलाते हैं और थोड़ा भगाते हैं। तो वो बेसिकली रन वॉक रन उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था, बट हमारे ग्रुप में जो पॉपुलर वर्ड है वह है वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी, कि हम चलेंगे उसके बाद हम भागेंगे। और वैसे भी स्टार्टिंग में जो है हमें वॉक करना चाहिए कि उससे बॉडी अपने आप ही वार्म अप हो जाती है। कि वह स्टार्टिंग में बंदा जब रनिंग स्टार्ट करता है उसे पता ही नहीं होता कि वार्म अप एक्सरसाइज क्या है। तो बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि जो भी मसल्स आप आने वाले टाइम में यूज़ करने वाले हैं
उन्हीं को आप यूज़ कीजिए, बट धीरे धीरे यूज़ कीजिए ताकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, जॉइंट्स मूवमेंट थोड़ी मोबिलाइज हो जाएं, तो आपको इंजरी या चोट लगने के चांसेस भी हैं जो वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसकी कहानी तो कुछ इस तरह से है। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि जेफ गैलोवे जी खुद भी हैरान हो गए थे, क्योंकि 10 हफ्ते के बाद कुछ लोगों ने 5 किलोमीटर और कुछ लोगों ने 10 किलोमीटर पूरा किया, जिनका पहले कोई रनिंग या एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा नाता नहीं था और किसी को भी चोट नहीं लगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है, किसी को भी चोट नहीं लगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए सिंपल भाषा में, ये रन एंड वॉक की जो स्ट्रेटेजी और प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हैं? देखिए, रन एंड वॉक की जो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि आपको ना थकावट नहीं होती। होता है क्या है, जैसे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर भाग रहे हैं और उसके बाद 500 मीटर के बाद आपने 100 मीटर चलना है, तो आपको लगता है यार 500 मीटर भाग के ना 100 मीटर तो चलेंगे आराम से, और उसके बाद आप फिर 500 मीटर भागते हैं, फिर आपको लगता है अब 100 मीटर चलना है। तो अगर आप 10 किलोमीटर भी भाग रहे हैं तो आप लिटरली 20 बार रुक रहे हैं, तो आपका तो एक तो बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट माइंड ही बड़ा रिलैक्स्ड होता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कुत्तों की तरह 10 किलोमीटर भागना है, जैसे आपके पीछे कुत्ता भागा हुआ है या आप ही कुत्ते बन गए हैं, तो उसमें ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। सांड आपके पीछे पड़ गया है, तो उसमें क्या है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है और कई बार ऐसी मसल्स भी यूज़ होने लग जाती हैं जो नहीं यूज़ होनी चाहिए। क्योंकि होता है क्या, अगर आप गलत भाग रहे हैं, जैसे आपका लेफ़्ट और राइट का इम्बैलेंस है। अभी सिद्धार्थ की ऑफ रिकॉर्ड मेरे से बात हो रही थी कि उसकी एक काफ मसल स्ट्रॉन्ग है, एक काफ मसल थोड़ी वीक है, तो उसने बॉडी बिल्डिंग वगैरह की हुई है। तो उस टाइम क्या होता है, आपने वज़न ज़्यादा उठाना है, तो आपने वज़न ज़्यादा उठाना है तो जहाँ मर्जी से जो मर्जी ताकत मिल जाए। तो ऐसा है जैसे दोनों हाथ आपने पुश किए तो एक से 60% लग रहा है, एक से 40 लग रहा है, तो धीरे धीरे ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। उसी तरह वॉक एंड रन में क्या होगा, लेफ़्ट और राइट लेग में भी आपका डिफरेंस होता है। तो मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी फ़र्स्ट मैराथन भागी थी, जो मैंने लगभग 2 घंटे 35 मिनट में पूरी की थी, ये द्वारका वाले पार्क के पास ही मैंने ख़त्म की थी। तो उसमें 18वें किलोमीटर पे मेरी जो लेफ़्ट लेग थी वो ड्रैग करने लगी थी। ड्रैग करने का मतलब जो मेरी जो लेफ़्ट टांग थी वो राइट के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोरी थी। तो मुझे एक रेस्ट करने का मौका मिल जाता है, दोनों टांगों को बराबर जो है वो एक्सरसाइज करने का मौका मिल जाता है। मैंने एक साथ 2-3 प्रिंसिपल जड़ दिए दोस्तों। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको थकावट कम होगी। और होता क्या, आपने देखा होगा कि हाफ़ मैराथन या फुल मैराथन 17 किलोमीटर के बाद या 35 किलोमीटर के बाद लोगों के कुत्ते फेल हो जाते हैं। वो पीठ में ऐसे हाथ रख के, और कई बार तो राहुल जी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना लद्दाख मैराथन का। तो इसमें मैं शेयर करना चाहूँगा कि हम लद्दाख जब मैराथन कर रहे थे तो उसमें 16 किलोमीटर्स के करीब हमारे पूरे हो चुके थे। तो एक लेडी रनर थी जिसने स्टार्टिंग में हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ स्प्रिंट मार के स्टार्ट किया था। तो वो 16 किलोमीटर्स पे हमें मिली और उसने मुझसे पूछा, शायद उसने वॉच नहीं पहनी हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि हाउ मच डिस्टेंस इज़ लेफ्ट टू कंप्लीट द हाफ मैराथन। तो मैंने उनको बताया कि अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स। तो 4 to 5 किलोमीटर्स सुनते ही उसने एकदम से ओ माय गॉड 4 to 5, और वो धड़ाम से वहाँ पर गिर पड़ी। जबकि हम वॉक एंड रन स्ट्रेटेजी करके, ऑब्वियसली लद्दाख इज़ डिफ़िकल्ट, हम वॉक एंड रन कर हम 16 किलोमीटर पर फिर भी नॉर्मली अपनी रेस कंप्लीट करने की तरफ जा रहे थे, और उसने 16 किलोमीटर पे वो लड़की बिल्कुल गिर गई। तो हमें फिर जो वहाँ पर वॉलंटियर्स खड़े होते हैं उनको बोलना पड़ा कि भाई इनको संभालो, क्योंकि रेस तो कंप्लीट करनी ज़रूरी है ना सर। हाँ दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, मेरे डेंटिस्ट फ्रेंड है, उससे मैंने बात की थी, तो उसने मुझे बताया, क्योंकि मैंने उसके साथ शेयर कर रहा था, मैंने भी एयरटेल मैराथन, जब पहली एयरटेल मैराथन दिल्ली की भागी थी, तो 17 किलोमीटर पर लड़की ऐसे गिरी थी धड़ाम। वो भी लड़की गिरी थी। एक 5 किलोमीटर पर भी धड़ाम बंदा गिरा था। 5 किलोमीटर पर गिरने वाले वो लोग होते हैं जो कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जिनकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है। उनको लगता है हम 21 तो यूँ ही निपटा देंगे, और शुरू में सब लोग तेज़ भाग रहे होते हैं तो उनको भी तेज़ भागना होता है, तो वो 5-7 किलोमीटर में गिर जाते हैं। तो पहली सफाई तो 5-7 किलोमीटर पे हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी सफाई होती है वो लगभग 17 से 18 किलोमीटर पे होती है। आपको मेरे शब्द बुरे लग रहे होंगे, बिकॉज आई वांट कि ये मैसेज जो है कट अक्रॉस होना चाहिए। और इसमें सबसे बुरी बात क्या होती है कि आप इतने थक चुके होते हैं ऐसे ऐसे हाथ करके कि आपकी नॉर्मली जब हम गिरते हैं, अब थोड़े दिन पहले मैं इस पार्क में गिरा था तो मेरा यहाँ से हाथ छील गया था, यहाँ से हाथ छील गया था, बट मेरी गर्दन या मेरे चेहरे पे कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं तो ये मसल्स हमारी थक चुकी होती हैं। इनकी थकने की वजह से क्या होता है, आप मुंह के बल गिरते हैं और आपकी ये वाली हड्डी जो है, ठोड़ी जो है ज़मीन पर लगती है, और ये वाले दोनों टूट जाते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक इंजरी होती है, जिसके बाद आप हो सकता है कई महीने तक ना भागें। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को बताएं या ना बताएं, आपकी हमें हिम्मत ही टूट जाती है कि मुझे ऐसा दोबारा कुछ करना भी है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वॉक एंड रन से करेंगे तो आप में वो एनर्जी बच जाएगी। एनीवे मेजॉरिटी लोग तो ऐसे ही होते हैं जो 15-17 किलोमीटर के बाद चलना शुरू कर देते हैं हाफ मैराथन में। और अगर फुल मैराथन के खिलाड़ी भी हैं
तो वो लगभग 30-32 के बाद चल के ही पूरी करते हैं। तो पहले से अगर हम वॉक एंड रन कर रहे होंगे और मज़ा बड़ा आता है। मुझे याद है जब मैंने अपनी थर्ड शायद एयरटेल हाफ मैराथन की थी, तो मैंने कम से कम, अगर मुझे ठीक से याद है, 300-500 लोगों को पीछे किया था। बिकॉज जो बढ़िया लोग थे वो तो पहले ही जा चुके थे, जो बचे खुचे लोग थे उन्हीं को हराना था, तो इतना मुश्किल काम नहीं था। तो वो जो फीलिंग, माचो वाली फीलिंग आती है, वो भी बड़ी मज़ेदार होती है, वो आपको वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी से आ सकती है। और तो और जो रिसर्च है वो तो ये कहती है कि अगर आप वॉक एंड रन करते हैं तो आपको लगभग, मैं नोट्स ही चेक कर लेता हूँ, लगभग 7 मिनट का फ़ायदा होता है। मतलब कमाल की बात देखिए कि आपको 7 मिनट कम समय में आप अपनी हाफ मैराथन को पूरा कर पाएंगे, और फुल मैराथन में आपको 13 मिनट का फ़ायदा होता है, जबकि लोग 20-20 सेकंड के लिए लड़ रहे होते हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये इंटरवल ट्रेनिंग की तरह हो जाता है। इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जैसे लंच ब्रेक होता है तो उसी तरह आपका वॉकिंग ब्रेक हो गया, तो दैट इज़ अनदर पॉइंट। उसके बाद है आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि आप शुरू में भागे, उसके बाद जो है आप रुके, फिर भागे, तो आप शुरू से लेके एंड तक आपका एक ही रिदम रहेगा। आपको रिदम को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप को धक्का नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में लोग बाथरूम करने को भी टाइम वेस्ट समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लेने को भी टाइम वेस्ट समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे वो स्विट्ज़रलैंड वाला एग्जाम्पल भी है, उसमें ना लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि वो बहुत महान काम किया कि आप इतने हुए गिर रहे हैं, डॉक्टर आपके आसपास चल रहा है और वो चेक कर रहा है आपको स्वेटिंग आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि इसकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि डॉक्टर को वो रेस पूरी करने देनी चाहिए थी या नहीं, क्योंकि वह स्वेट कर रही थी, तो इसका मतलब अभी तक उनमें डिहाइड्रेशन पूरी तरह से नहीं हुई थी। अगर उनकी स्वेटिंग भी बंद हो जाती तो डॉक्टर को भी उसको रेस को बंद करना पड़ता। तो उनको देखा तो ऐसे जाता है, लोग उनको ज़रूर याद करते हैं बजाय उनको जो उसने उस रेस में फ़र्स्ट आई थी और ओलंपिक मेडल लिया था। बट ये एक गलत एग्जाम्पल है। इससे बेटर एग्जाम्पल तो हमारे राहुल जी हैं, जिन्होंने 32 हाफ मैराथन पूरी की हैं और एक बार भी कोलैप्स नहीं हुए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जान नहीं देनी है, हमें ज़िंदगी भर भागना है। और हमारे ग्रुप का तो मोटो है, जब तक हम जिंदा रहते हैं 90-100 साल तक, तब तक हम रनिंग करें, ना कि एक ही दिन रनिंग करें। उसके लिए वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। उसके बाद अगर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ तो रिकवरी बड़ी क्विक होती है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब आप हाफ मैराथन भागते हैं, तो मुझे एक बार फ़ोन आया था मेरे एक जानने वाली फ़ीमेल का, तो उन्होंने कहा कि राजीव बहुत गरम लग रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब आप भागते हैं और बहुत दिनों बाद भागते हैं, वैसे तो फुल मैराथन के बाद 3 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, बट जब आप हाफ मैराथन भी भागते हैं, और जो काफ़ी लोग समय के बाद भागते हैं कि मैं तो हर बार दिल्ली हाफ मैराथन भागता हूँ या भागती हूँ, तो इस बार भी भागूंगी चाहे मैंने 15 दिन की प्रैक्टिस क्यों नहीं की है। तो उसके बाद क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है 2 दिन तक के लिए, आपको लगता है मैं मान लो बीमार ही हो गया हूँ। तो अगर आप इतने दिनों बाद ही कर रहे हैं तो आप वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी से करेंगे। वैसे तो इतने दिनों बाद करनी नहीं चाहिए, आपको पहले ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी से एक और बेनिफिट होता है कि आपकी रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। जो दूसरा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि आपको स्ट्रेस कम होती है, आपको टेंशन कम होती है, क्योंकि अब आप किसी से रेस ही नहीं लगा रहे। नॉर्मली क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जब आप भागना शुरू करते हैं तो आप किसी लड़की को देखते हैं अपने आगे, तो आप बोलते हैं कि चलो मैं इसी का पीछा करता हूँ, मज़ा आ रहा है। और वो लड़की कई बार इतनी स्मार्ट होती है कि इतनी बढ़िया रनर होती है कि आप उससे पीछे रह जाते हैं, फिर आप किसी और बंदे को पकड़ लेते हैं। ये बंदियाँ कुछ और करती होंगी, मैं तो बंदों के बारे में बता सकता हूँ। तो इसमें क्या गड़बड़ होती है कि आप कई बार अपने आप को ओवरडू कर देते हैं, तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, बल्कि जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया, उन्होंने मुझे बताया कि जो ओलंपिक्स में भी मेडल लेते हैं ना, तो जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है वो स्ट्रेटजी के साथ, चाहे वो रेसलर हो चाहे वो स्विमर हो, वो एक स्ट्रेटजी के साथ जाता है। और जो एक आम इंसान होता है ना, वो ब्रूट फोर्स के साथ जाता है। जो यंगस्टर होता है, ब्रूट फोर्स मतलब वो सांड की ताकत के साथ जाता है कि बस तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। लेकिन जो प्रोफेशनल होगा ना, वो स्ट्रेटजी के साथ जाएगा। उसको पता होगा कि ये वाला जो हिस्सा है मैं नेगेटिव स्प्लिट में करूँगा, पहले अपनी एनर्जी को कंजर्व करूँगा, उसके बाद बची हुई एनर्जी को जब मैं भागना शुरू करूँगा तो दूसरे अगर हिम्मत भी लगाएंगे ना, तो उनकी हिम्मत जो है वो जवाब दे चुकी होगी। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बाय स्ट्रेटजी। तो आपको, आपकी घड़ी कह रही है कि रुकना है तो आपको रुकना ही है, क्योंकि जो भी वॉचेज़ आती हैं उनमें बहुत अच्छा होता है। कई लोग बोलते हैं हम तो वॉच के बिना ही भागते हैं। भाग सकते हैं, बट रिसर्च तो ये कहती है कि जब आपको फीडबैक मिलता है तो आप बेटर स्ट्रेटजी से कर सकते हैं। तो अगर आपको फीडबैक मिलता रहेगा, आपकी घड़ी टी कर देगी 500 मीटर के बाद, तो आप 100 मीटर चलने लग जाएंगे। अच्छे रनर हैं, आप मेडलिस्ट हैं, अब उसके लिए हम बनाते तो नहीं है वीडियो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद वॉक कर लीजिए, जो कि फुल मैराथन के जो ओलंपियन टाइप्स होते हैं वो भी करते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, रिड्यूस कोर बॉडी टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फुल मैराथन में 3 डिग्री तक बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और कई बार तो लोग मर भी जाते हैं। मुंबई में ऐसा हुआ था कि डेथ्स हो गई थी लोगों की
TMM मुंबई में जो रिसेंटली हुआ था, उसमें भी यही है कि बॉडी का कोर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। आपने पहले से ही सोच के रखा है कि मुझे 4 घंटे में ख़त्म करनी है। वेदर के हिसाब से आपको चेंज करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी को। हिम्मत हो रही है तो कीजिए, नहीं हिम्मत, जान थोड़ी देनी है, जान है तो जहान है, दोबारा आया जाएगा मुंबई अगले साल, फिर भाग लेना। लेकिन आपने रिश्तेदारों को बता रखा है, आपने दोस्तों को बता रखा है, आपने रनिंग, और कई बार तो कोचेज़ की जान ज़्यादा जाती है बजाय आम बंदे के। आम बंदा तो बैठ जाता है बेचारा, कोई बात नहीं हुई। जो कोचेज़ होते हैं, जो धुरंधर होते हैं, जिनकी फॉर्म अच्छी होती है, उनकी इज्जत लग जाती है, वो स्ट्रेचर पे जाते हैं। कई बार नाम लेना किसी का ठीक नहीं होगा, बट ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, इनको स्ट्रेचर पे उठाया गया और वो हाफ मैराथन या फुल मैराथन पूरी नहीं कर पाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट कि कोर बॉडी टेम्परेचर जो है आपका बढ़ेगा नहीं, आप जो है अपनी लिमिट में रहेंगे। और मैराथन खत्म होने के बाद ऐसा भी होता है, जैसे कपिल जी बता रहे थे, कपिल जी ने हाफ मैराथन शेयर की थी, तो अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे वीडियो के बारे में, तो उन्होंने बताया कि एक बंदा आप लोगों से पहले ही आ गया और उसके बाद वो धड़ाम गिर गया नीचे। तो मतलब उसने अपनी पूरी जान लगा दी कि टाइमिंग ख़राब नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए। और धड़ाम गिरने का मतलब है कि उसने जौ तोड़वा लिया हो अपना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैसे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर किसी ने अपना जौ तोड़वा लिया तो मतलब 2-3 महीने का उसने अच्छा कार्यक्रम कर लिया है। अब वो उससे पिएगा, क्या नाम है, पाइप से पानी और खाना काफ़ी टाइम तक। तो दैट इज़ वेरी तो इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि जैसे अभी TMM की बात हो रही थी, सर बात कर रहे थे, तो जब हम एक स्ट्रैटेजी के रूप में अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली जब आप दूसरी टेरेन में जाते हैं, जैसे अब TMM जनवरी में थी, हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में अच्छी सर्दी होती है और वहाँ पर एक मुंबई में नॉर्मल ह्यूमिड वेदर रहता है। तो हम जब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो शायद 3 to 5 डिग्रीज़ का टेम्परेचर था, जिसमें हम बड़ा कंफर्टेबल प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी 200-800। बट जब हमने वहाँ जाकर रन स्टार्ट करी अपनी, तो 10 किलोमीटर के बाद ही हमें लगा कि हमें इस स्ट्रैटेजी, मेरे साथ हमारे एक ग्रुप के फ्रेंड प्रदीप हैं लखनऊ से, वो मेरे साथ साथ रन कर रहे थे, तो हमने उस स्ट्रैटेजी को इमीडिएटली चेंज किया कि शायद हम इस स्ट्रैटेजी से अपनी प्रैक्टिस में पूरी नहीं कर पाएंगे। तो हमने उसको थोड़ा सा कम करके हमने उसको वहाँ पर 600, 400 और 700, 300 में कर दिया, ताकि हम उसको आराम से कंप्लीट कर पाएँ। और हमने उसको कंप्लीट करी, और बहुत सारे बंदे जो हमारे साथ रनिंग कर रहे थे, तो वो 16 किलोमीटर के बाद वो पैदल ही चल रहे थे, फिर पूरा ही उन्होंने फिर वॉक करके ही ख़त्म करी। तो दोस्तों इसमें जैसे कि क्या कहते हैं, राहुल जी ने बताया था कि इसके नुकसान क्या हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है ईगो, क्योंकि आप रुक गए तो आप मर्द नहीं हैं या आप सुपर वूमेन नहीं हैं, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा, आपसे कोई आगे निकल गया, वो एक प्रॉब्लम है। फिर आप दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, फिर आप किसी का पीछा नहीं कर सकते। किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं तो अगर वो भाग रही है तो आपका रुकने का टाइम आ गया घड़ी का, तो आपको रुकना पड़ेगा। तो ये काफ़ी गंभीर नुकसान है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अक्लमंदी इसी में है कि वॉक एंड रन किया जाए, और ये वॉक एंड रन जो है आपको लॉन्ग रन में भी करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस रन में। इवन इंटरवल ट्रेनिंग जो होती है उसमें भी, इंटरवल ट्रेनिंग का नाम क्या है, इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में जबकि हम जोन 4 में भागते हैं या जोन 3 से 2 से 1 से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि आपने 1 किलोमीटर बहुत तेज़ भाग लिया, पूरी जान लगा दी, और उसके बाद भी आप 1.5 से 3 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर भागेंगे। इस तरह के अगर आप 5 इंटरवल करते हैं तो इंटरवल ट्रेनिंग भी एक तरह से वॉक एंड रन है। जो आप कार्डियो रन करते हैं, अब तो खैर हम उसको प्रमोट नहीं करते हैं, वो भी एक तरह से वॉक एंड रन कर सकते हैं आप। मतलब आपकी लाइफ का प्रिंसिपल ही ये बन जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी ही ये बन जाएगी। तो आपको आखिरी दिन कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी पीठ पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सांड की ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी एक ओलंपियन की तरह, आपको ना एज ए साइकेट्रिस्ट मैं बोलना चाहूँगा, रीफ्रेम करना पड़ेगा अपने माइंड को। क्योंकि हम बचपन से ये सीखते हैं, जो काम कर रहे हैं जड़ देंगे, ठीक है जड़ देंगे भाई, कई बार ऐसा ना हो आप ही जड़े जाओ। तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ यू हैव टू प्ले विद योर माइंड। आपको ना दिमाग का अगला हिस्सा यूज़ करना है। जैसे दारू पीने के बाद लोग जड़ देते हैं, जो उनके मन में आता है वो बकवास कर देते हैं, तो वो एनिमल ब्रेन है। जब आप दारू पीते हैं ना, तो जैसे मैंने सपोज़ राहुल की टी-शर्ट मुझे पसंद नहीं आ रही और मैंने दारू नहीं पी हुई, तो मैं बोलूँगा राहुल बहुत अच्छी लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन जब मैं दारू बोलूँगा, मैं तेरी क्या लग रहा है साले तू, क्योंकि दारू पीने के बाद क्या होगा, हमारा प्री फ्रंटल जो ब्रेन है वो वाला हिस्सा काम करना बंद कर देगा। उसी तरह जब आपकी ईगो लग जाती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जब आप वॉक एंड रन करेंगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा, आप उड़ते हुए पक्षियों की आवाज़ें भी सुन सकते हैं, आप आसपास भी देख सकते हैं। ज़रूरी आगे वाली लड़कियों को देखना, आप पीछे वाली लड़कियों को भी देख सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं, उनके मेंटर भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बेनिफिट हो सकता है। ये थे डॉक्टर राजीव, जिन्होंने हमें बताया वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी के बारे में, जो जेफ गैलोवे ने इन्वेंट करा था।
और मैं जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, जो हमारे ग्रुप में आना चाहते हैं, रन फॉर फन के ग्रुप में आना चाहते हैं, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि ये एक इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि चाहे आप बिगिनर हैं, आप एमेच्योर हैं, आप प्रो हैं, ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगी आपके रनिंग जर्नी में और कहीं भी नुकसान नहीं करेगी। यस, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ईगो को पीछे छोड़ना पड़ेगा, बट वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू दोस्तों।